जुलाई माह द्वितीय पाक्षिक सूचना 16 से 31 जुलाई 2025। प्रदेश में 25 जून 2025 से 21 जुलाई 2025 तक सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य टीबी के छिपे मामलों की शीघ्र पहचान कर समय पर निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाना है। इस अभियान के तहत PLHIV, पीपल लिविंग विद HIV, डायबिटीज़ रोगी, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, कुपोषित व्यक्ति, धूम्रपान, मद्यपान करने वाले, प्रवासी श्रमिक, आदिवासी समुदाय, पूर्व टीबी रोगी तथा खनन एवं निर्माण स्थलों, मेलों एवं शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की घर घर जाकर स्क्रीनिंग की गई। निक्षय पोर्टल के माध्यम से टीबी मरीजों की पहचान, उपचार एवं भुगतान की रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। ध्यान रहे कि प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत वर्ष 2024 में 3,350 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। देशव्यापी इस अभियान में राजस्थान देश भर में तीसरे स्थान पर रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 35,117 निक्षय मित्र पंजीकृत किए जा चुके हैं, जो टीबी मरीजों को पोषण, मानसिक सहयोग व आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री की श्री अन्न योजना से प्रेरित नूतन नवाचार के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए बायोफोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार के पायलट वितरण का शुभारंभ विद्याधर नगर जयपुर के आंगनवाड़ी केंद्र से किया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट का प्रारंभ जयपुर व उदयपुर जिले के चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर CSR के सहयोग से किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में पोषण स्तर को बेहतर बनाने और आंगनवाड़ी केंद्रों पर ठहराव के लिए मिलेट न्यूट्री बार वितरण लाभकारी होगा। 6 माह पश्चात यह पायलट प्रयोग सफल होने पर CSR के सहयोग से इसे राज्य स्तर पर लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। मिलेट बार बायोफोर्टिफाइड बाजरा, गेहूं, मूंगफली, गुड़ और शहद से निर्मित है तथा इसमें पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जिंक है, जो कि पोषण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत 544 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 10,000 बच्चों को मिलेट न्यूट्री बार वितरित की जाएगी। प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 20 ग्राम वजन की यह न्यूट्री बार सप्ताह में 5 दिन 6 माह तक दी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पुरस्कार वितरण नई दिल्ली में राजस्थान के डूंगरपुर को सुपर स्वच्छता लीग और जयपुर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का सम्मान प्रदान किया गया। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र यथा चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित अन्य क्षेत्रों के लिए पेयजल और सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान सरकार व हरियाणा सरकार के मध्य एक MOU हस्ताक्षरित हुआ था। यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 प्रमुख बांधों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से वर्तमान में लखवार और रेणुकाजी बांधों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यमुना रिवर बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं की कुल लागत 11,320.46 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 215.66 करोड़ रुपए है। इस क्रम में जलग्रहण क्षेत्र में बांधों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य की हिस्सेदारी से 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राज्य में जल संसाधन विभाग के तहत कुल 693 बांधों की कुल भराव क्षमता 13,027 MQM है, मिलियन क्यूबिक मीटर। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना के कंपोनेंट A में अधिकतम 2 मेगावाट तथा कंपोनेंट C में अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता तक के ग्रिड कनेक्टेड प्लांट लगाए जाने का प्रावधान है। कुसुम योजना के तहत राज्य में कुल 1305 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इन स्थापित हो चुके संयंत्रों में से 1190 मेगावाट क्षमता के 592 प्लांट विकसित किए जा चुके हैं। टोटल 1305 मेगावाट क्षमता के 684 सौर ऊर्जा संयंत्र है। तो इनका बायोफिकेशन इस तरह है कि राज्य में कुसुम योजना के कंपोनेंट A के तहत 457 मेगावाट क्षमता के 354 सौर ऊर्जा संयंत्र है और राज्य में कुसुम योजना के कंपोनेंट C के तहत 848 मेगावाट क्षमता के 330 सौर ऊर्जा संयंत्र है। तो ये टोटल हो गए 1305 मेगावाट क्षमता के 684 सौर ऊर्जा संयंत्र। ध्यान रहे कि कंपोनेंट C में संयंत्र स्थापित करने पर केंद्र सरकार द्वारा प्रति मेगावाट अधिकतम 1,05,00,000 रुपए यानी लागत का 30% तक की सहायता देय होती है। इस योजना के तहत बड़े बड़े सोलर प्लांटों की बजाय ग्रिड कनेक्टेड लघु क्षमता के सौर संयंत्र लगाए जाते हैं। ग्रिड सब स्टेशन से अधिकतम 5 किलोमीटर के दायरे में प्लांट स्थापित किए जाने का प्रावधान है। राजस्थान में इन प्लांटों के माध्यम से जयपुर, जोधपुर और अजमेर वितरण कंपनियों को ₹2.09 से लेकर ₹3 प्रति यूनिट की दर से सस्ती, सुलभ एवं शून्य कार्बन उत्सर्जन आधारित बिजली मिल रही है। यह थर्मल बिजली की तुलना में बेहद सस्ती और प्रदूषण रहित है। केंद्र सरकार द्वारा कुसुम योजना के तहत अब तक राजस्थान को कंपोनेंट A में कुल 5,500 मेगावाट तथा कंपोनेंट C में 4 लाख सोलर पंप के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं।
पूर्व में प्रदेश में घटक ए का क्रियान्वयन राजस्थान अक्षय ऊर्जा के निगम के माध्यम से किया जाता था, लेकिन बाद में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में 23 जुलाई 2024 से कंपोनेंट सी के साथ साथ कंपोनेंट ए का भी क्रियान्वयन वितरण कंपनियों को सुपुर्द कर दिया गया है। राजस्थान प्रदेश कंपोनेंट ए में 400 मेगावाट क्षमता के प्लांट के साथ देश में अग्रणी स्थान पे है, वहीं कंपोनेंट सी में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान तीसरे राज्य पर है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री श्रीराम राजेंद्रन नियुक्त किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पहला ग्रीन बजट पेश किया गया। इस बजट में राज्य के कुल परियोजनाओं के खर्च का 11.34% अर्थात 27,854 करोड़ रुपए ग्रीन ग्रोथ से जुड़ी परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। राज्य में 5 जून से 20 जून 2025 तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान राज्य भर में जल स्रोतों की साफ सफाई, पूजन, जलाभिषेक और श्रमदान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग के मूल निवासी को राज्य सरकार द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थल पंच तीर्थों की निःशुल्क रेल यात्रा करवाई जाएगी। यह योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना की तर्ज पर संचालित की जा रही है। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर यात्रियों का चयन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी या अन्य पारदर्शी माध्यम से किया जाएगा। जिन पंचतीर्थों की रेल यात्रा राज्य सरकार द्वारा करवाई जाएगी वे इस प्रकार है: बाबा साहब की जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश, दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली अलीपुर, चैत्य भूमि मुंबई और स्मारक के रूप में विकसित इंदु मिल मुंबई। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का एक महत्वपूर्ण काल लंदन में भी गुजरा है, लेकिन वो इन पंचतीर्थों में शामिल नहीं है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS जयपुर तथा कोइटा फाउंडेशन मुंबई के मध्य डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स DHFC प्रारंभ करने के लिए एक MOU हस्ताक्षरित हुआ है। यह MOU चिकित्सा अध्ययन से संबंधित छात्रों और स्वास्थ्य कर्मियों को डिजिटल टूल्स की जानकारी और उनके प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य की प्राकृतिक आपदा से होने वाले हानियों पर राज्य आपदा मोचन कोष स्टेट डिजास्टर फंड के तहत तत्काल सहायता में निम्न प्रकार राशि देय है। मृत्यु होने पर प्रति व्यक्ति सहायता राशि 4 लाख रुपए है। मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर 1.20 लाख रुपए है। बड़े दुधारू पशु की क्षति होने पर 37,500 रुपये प्रति पशु अधिकतम राशि देय है। छोटे दुधारू पशु की क्षति होने पर 4,000 रुपये प्रति पशु है। अधिकतम 30 संख्या हो सकती है। बोए गए असिंचित क्षेत्र में खराबा 33% या उससे अधिक होने पर प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपये सहायता राशि देय है। बोए गए सिंचित क्षेत्र में खराबा यानी 33% या उससे अधिक होने पर प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये राशि देय है। बहुवर्षीय फसलों में खराबा 33% या उससे अधिक होने पर प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपये सहायता राशि देय है। इसी प्रकार SGRF नॉर्म्स के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान होने पर निम्न प्रकार तत्काल सहायता में राशि देय है। स्टेट हाईवे और मुख्य जिला सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर उनकी तात्कालिक मरम्मत के लिए 1 लाख रुपये प्रति किलोमीटर देय है। ग्रामीण सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर 60,000 रुपये प्रति किलोमीटर देय है। विद्यालय भवन, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के क्षतिग्रस्त होने पर अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति भवन राशि देय है। महिला मंडल, युवा केंद्र, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र एवं सामुदायिक भवनों के क्षतिग्रस्त होने पर अधिकतम 2.50 लाख रुपए की राशि प्रति भवन देय है। लघु सिंचाई योजना के क्षतिग्रस्त होने पर प्रति योजना 2 लाख रुपए अधिकतम की तत्काल सहायता राशि देय है। भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के मध्य मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत भारत के 99% निर्यातों को यूके में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जिससे दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार को बल मिलेगा। ध्यान रहे कि वर्तमान में भारत से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्यात पर 2 से 4% तक का सीमा शुल्क लगता है, जबकि धातुओं के आभूषणों पर यह शुल्क 4% है। FTA के प्रभावी होते ही ये सभी शुल्क शून्य हो जाएंगे। राजस्थान के लिए समझौता इसलिए लाभदायक है क्योंकि यहाँ के रत्न एवं आभूषण उत्पादकों को अब यूके में शून्य टैरिफ दर पर निर्यात करने की सुविधा मिलेगी। वहीं इससे राजस्थान का वस्त्र उद्योग भी लाभान्वित होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर 12% तक का आयात शुल्क लगता था। इस बदलाव से 4,500 से 7,000 करोड़ रुपए तक के निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी तथा मकराना एवं किशनगढ़ के विश्व प्रसिद्ध स्टोन एवं मार्बल उद्योग, राज्य की सीमेंट निर्माण इकाइयां एवं राजस्थानी पारंपरिक फर्नीचर और बेडिंग निर्माण इकाइयों को भी इस FTA से लाभ मिलेगा। राजस्थान की पारंपरिक पेंटिंग्स, पॉटरी और धातु शिल्प सहित हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए भी यह लाभदायक होगा। राजस्थान की इंजीनियरिंग गुड्स तथा FTA से स्थानीय वैल्यू एडिशन नियमों के साथ ऑटो पार्ट्स के
निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 राज्य सरकार द्वारा माह दिसंबर 2025 में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तर्ज पर ही राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का भी दिसंबर 2025 में आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों, कॉलेजों, चिकित्सा भवनों, अन्य राजकीय भवनों, सड़कों और पुलियाओं की सुरक्षा समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति गठित की गई है। इस समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) होंगे। यह समिति प्रत्येक वर्ष 15 जून से पहले असुरक्षित भवनों एवं पुलों का मरम्मत कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेगी। यह समिति राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, कार्यालय, सड़क एवं पुलों का समयबद्ध सुरक्षा अंकेक्षण करवाने, जर्जर एवं असुरक्षित भवनों का चिन्हीकरण कर ध्वस्त कराने, असुरक्षित भवनों की विशेष मरम्मत के लिए तकमीना तैयार करवाने एवं वित्त उपलब्ध करवाने से संबंधित समीक्षा कर दिशा निर्देश देगी। साथ ही यह समिति विशेष मरम्मत के लिए प्रत्येक वर्ष वित्तीय एवं अन्य संसाधन उपलब्ध करवाने तथा प्रतिवर्ष जून माह से पूर्व सभी राजकीय भवनों की मरम्मत कर सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी समीक्षा करेगी। यह समिति राजकीय भवनों की सुरक्षा एवं जनहानि रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं निर्देशों की प्रतिमा समीक्षा भी करेगी। इसी क्रम में जिला स्तर पर भी स्थायी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। यह समिति उपखंड स्तर पर आवश्यकता अनुसार कमेटी बनाकर असुरक्षित भवनों, क्षतिग्रस्त सड़क एवं असुरक्षित पुलों की सुरक्षा अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करेगी। साथ ही वर्षा काल में बिजली करंट, बाढ़ में डूबने, क्षतिग्रस्त भवन, सड़क, रपट, पुलियाओं एवं जल भराव इत्यादि के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर अनुपालना करवाएगी एवं जर्जर भवनों एवं संरचनाओं को असुरक्षित घोषित कर उन्हें ध्वस्त कराना सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री द्वारा डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत जीर्ण मरम्मत योग्य राजकीय संस्थानों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत हेतु अनुमत राशि को 15% से बढ़ाकर 20% करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार अब विधायक भी स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत किसी भी योजना में निर्मित राजकीय संस्थान, विद्यालय एवं आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए अपने वार्षिक आवंटन की 20% राशि तक की अनुशंसा कर सकेंगे। पहले सिर्फ MLA लेड में निर्मित भवनों की मरम्मत का कार्य ही इस कोष से करवाया जा सकता था। अब किसी भी योजना में निर्मित राजकीय संस्थानों, विद्यालय एवं आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत विधायक अब अपनी राशि से वार्षिक आवंटन की राशि से करवा सकते हैं। वन विभाग के हरियाली मिशन के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। गत वर्ष राज्य में इसकी अनुपालना में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और इसे हरा भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि से हरित अरावली विकास परियोजना लागू की गई है। इसमें 19 अरावली जिलों में 3700 हेक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करवाकर पौधारोपण किया जाएगा। भारत द्वारा फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है। वहीं भारत द्वारा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा की आधी जरूरतें अक्षय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम की 124वीं कड़ी में इंस्पायर मानक अभियान का जिक्र किया गया है। ज्ञातव्य है कि इंस्पायर मानक यानी फुल फॉर्म है मिलियन माइंड्स ऑग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक प्रमुख योजना है जो कक्षा 6 से 10वीं तक के विद्यार्थी यानी जो 10 से 15 वर्ष के हैं उनमें वैज्ञानिक सोच और नवाचार इनोवेशंस को बढ़ावा देती है। यह छात्रों से मौलिक विचार यानी आइडियाज़ को आमंत्रित कर चयनित परियोजनाओं के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी देती है। देश में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। जुलाई 2025 में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया के तहत 12 मराठा किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में मराठा साम्राज्य की असाधारण सैन्य वास्तुकला, रणनीतिक योजना और वीरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन किलों में से 11 महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में स्थित हैं। ये किले हैं जो महाराष्ट्र में स्थित हैं 11 किले वो हैं सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में स्थित किला है जिंजी किला। ज्ञान भारतम मिशन भारत सरकार के इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलाइज किया जाएगा। आशान्वित जिला कार्यक्रम देश में क्षेत्रीय विषमताएं दूर कर पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जनवरी 2018 में आशान्वित जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। प्रदेश के 12 जैसलमेर, धौलपुर, करौली और सिरोही जिले को इसमें सम्मिलित किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित जिलों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास तथा बुनियादी
ढांचे जैसे 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम वर्ष 2023 से प्रारंभ। इस कार्यक्रम में राजस्थान के 27 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। आशान्वित जिला कार्यक्रम और आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। वहीं जो गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना है, ये राजस्थान सरकार की योजना है। इसमें राज्य सरकार द्वारा पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले से एक ब्लॉक का चयन किया जाता है। इस तरह प्रदेश भर में कुल 41 आकांक्षी ब्लॉकों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं संबंध सेवाएं, आधारभूत संरचना, कौशल विकास एवं सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में नवाचारों को बढ़ावा देकर उन्हें विकसित ब्लॉकों की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में अर्बन ग्रीन लंग्स के महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से नगर वन स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से 22 नगर वन स्थापना का कार्य चल रहा है तथा 18 अन्य नगर वनों की स्थापना के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाए गए हैं।